इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पढ़ाने के दौरान ही जब हम चीज़ों का स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं, तो मेरे अंदर, मेरे मनोमस्तिष्क में, मेरी अवधारणाओं में यह सारी चीज़ें अपने आप बनती रहती हैं। वो मुझे दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि किसी चीज़ को ईमानदारी से करना। अगर कोई चीज़ आप ईमानदारी से करो, वो काम कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा हो, तो वह अपना रंग स्वरूप दिखाता है। गलत, यस या नो? गलत कह रहे हैं? कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करो तो वह अपना रंग स्वरूप दिखाता है। तो चूंकि हम ईमानदारी से चीजों को पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से हमने मेहनत की है अपने पीछे, और ईमानदारी से आप लोग को वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है खुद ही कंपटीशन में बैठते हैं। तो क्या आपको कभी प्रतीत हुआ कि किसी चीज को हम छिपा लेना चाहते हैं आपसे, या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम खुद कंपटीशन में हैं और हम सारी चीजों को बता दे रहे हैं आपसे? तो वो सारी चीजें लोग कहते हैं, जैसे किसी आप रेसिपी वाले से पूछिए कि मसाले में क्या डाले, तो कहता है मेरी सीक्रेट रेसिपी। बोलता है कि नहीं बोलता है कि मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ये तो हम नहीं बता सकते आपको। तो आपको कभी फील हुआ है कि हम किसी चीज को सीक्रेट रख रहे हैं आपसे? तो ये सीक्रेट क्यों नहीं रख रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, उसमें सीक्रेट कुछ नहीं होता। उसमें एक ही चीज होती है, वह होती है ईमानदारी और डेडिकेशन। अगर हम सीक्रेट ही रखने लगेंगे तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। मतलब सरस्वती हमसे इतनी नाराज हो जाएंगी कि मेरे जीवा से कुछ फूटेगा ही नहीं, क्योंकि हम सोचेंगे कि यह न बताएं, इससे इनको फायदा हो सकता है, इधर से साइड हो जाओ। इतना थोड़ा न बता देंगे। अगर हम दिन भर यही सोचते रहे, हर क्षण यही सोचते रहे, तो सरस्वती माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी और मेरी जीवा से कोई शब्द ही और मेरे कंठ से कुछ निकलेगा ही नहीं। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा ईमानदारी और हमेशा जो है ट्रांसपेरेंसी की जगह होती है, और किसी चीज की जगह नहीं होती। तो अगर हमने ठान लिया है कि पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाना ही है, और बिना किसी चीज को सप्रेस किए, बिना किसी चीज को छिपाए, सप्रेस किए, सब चीजें बता देनी है जो आवश्यक है, या जो अवधारणाएं मेरे अंदर बन रही है, भाव बन रहा है, वो सब आप संप्रेषित करना है। तो ये क्या है? इसी को आप लोग पढ़ते हैं ना मेटा, अरे उसमें जो है अप्लाइड एथिक्स में। अप्लाइड एथिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि हर एक चीज की क्या होती है, एक एथिक्स होता है। जैसे आजकल पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है कि क्लिनिकल एथिक्स। क्लिनिकल एथिक्स क्या है? तो ये सारे उसी एथिक्स में ये आता है कि जब आप पढ़ा रहे हो, आप गाइड कर रहे हो, आप ट्यूटर हो, गुरु शिष्य परंपरा है, तो यहाँ का जो एथिक्स कहता है कि कोई भी चीज सप्रेस नहीं करनी है आपको, कोई चीज छिपानी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी में वो समझौता नहीं होना चाहिए। जो भी भाव है, जो भी अवधारणाएं हैं, वो समस्त अवधारणाएं एज स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, और गुरु को चाहिए कि वो उसको संप्रेषित करे। तो आप लोग को फील भी हुआ होगा कि हम तो कभी भी कोई चीज सप्रेस नहीं करते, बल्कि ऐसी चीजें भी बता देते हैं जो चीजें आपको कहीं किसी पुस्तक में नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा कि नहीं, ये कहीं लिखा नहीं है। अभी जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं विटगेंस्टीन का और रसेल का, वो किसी पुस्तक में दिखाई नहीं देगा। ठीक है? ये जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे वो चीजें मेरे अंदर बिल्ड होती रहती हैं, क्योंकि ईमानदारी से हम उस चीजों को देख रहे होते हैं, तो वो भाव अपने आप बनता रहता है। जब आप लोग इस स्तर पे आ जाओगे, तो आप लोग खुद सोचोगे। आप लोग को एक वीडियो हमने शेयर की आप लोग के इस ग्रुप पे, जो लोग ना देखे हो वो जाके देख लेंगे, कि उसमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इसी बात को बता रहे हैं कि कोई भी चीज अगर बहुत बड़ा वेल्थ बनाना चाह रहे हो, या कोई बहुत ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हो, कोई बड़े काम, किसी बड़े लक्ष्य को आप लेके चल रहे हो, तो वह उस समय मांगता है। समय के साथ क्या मांगता है? कंसिस्टेंसी मांगता है, निरंतरता मांगता है। तो अगर आपके पास निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है, आपके पास आप समय देते हो, तो निश्चित रूप से वो चीज आपको प्राप्त होती है। तो आप लोग ये कोशिश करो, और इसको आप लोग लगे रहो। हम गाइडेंस दे रहे हैं, 5-6 महीने तो देंगे ही, इसके बाद फिर हमेशा देते रहेंगे, और आप लोग जब सफल ना हो जाओ, हम लगे रहेंगे आप लोग के साथ, क्योंकि ये हमारा पैशन है, ये कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है? तो अब देखिए, ये तो आपने बता दिया,
ये एक माइन्यूट चीज थी जो कंपैरेटिव हो गई, क्योंकि रसेल आप लोग पढ़ चुके हैं और विटगेन्स्टीन अब पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ यही डिफरेंस था, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर सिलेबस वाइज हम लोग चलने की कोशिश करें और जो 10-15 सर मिनट बचा है उसमें थोड़े से एक बार फिर सिलेबस से वाइज repeat कीजिए। तो आरंभिक रूप से ट्रैक्टेटस में ना कुछ जिसको कहते हैं ना कि कुछ चीजों को डिफाइन किया गया है, ठीक है। हम लोग उन हाँ हाँ मनीष जी बताइए, आप पहले कुछ पूछ लीजिए तो हम बताएं फिर। सर मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंस बताएं सर, उसको एक बार स्लोली बोले तो मैं नोट कर लूँ सर, किस क्योंकि चीज मैं को? रसेल की पूरी क्लास नहीं ले पाया था सर। इस पे ये डिफरेंस जो विटगेस्टिन और रसेल में जो हम इसकी इस रसेल क्लास और विटगेस्टिन हम क्लास की आपको ना वीडियो भेज देंगे मनीष जी, ठीक है। इसकी वीडियो भेज देंगे, आप आराम से सुन के 0.5 पे भी करके उसको सुन के आप नोट कर लीजिएगा जो डिफरेंस हम बता रहे हैं, आपको पता चल जाएगा वो डिफरेंस, ठीक है। अभी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि किन चीजों को आरंभिक रूप से ट्रैक्टेटस डिफाइन कर रहे होते हैं, और उन सारी चीजों को हम लोग समझ के, क्योंकि उसी पे आप लोग से प्रश्न आता है और मेरे समझ से ये खत्म हो जाना चाहिए पहला पूर्वकालीन विटगेन्स्टीन। नहीं भी होगा तो कल ये तुरंत खत्म होके उत्तरकालीन विटगेन्स्टीन, मेरे समझ से कल खत्म हो जाएगा ये विटगेन्स्टीन। बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी स्पष्ट अवधारणाएं हैं, बहुत सी स्पष्टता से सारी चीजें कही गई हैं, तो उसको समझ पाएंगे। देखिए आरंभिक रूप से जो स्पष्टीकरण पूर्वकालीन विटगेन्स्टीन में मिलता है ना, वहां जगत को डिफाइन किया गया, वर्ल्ड को डिफाइन किया गया। जैसे हमने आरंभिक रूप से आधारभूमि में बताया कि भाषा का स्वरूप और भाषा के स्वरूप को किस रूप में ले रहे हैं ट्रैक्टेटस में, और भाषा और जगत का संबंध, यानी भाषा के माध्यम से किस प्रकार अर्थपूर्ण ढंग से हम जगत को व्याख्यायित कर सकते हैं, जैसा कि ट्रैक्टेटस में भी दिखाई दे रहा था, अरे उसमें रसेल के दर्शन में भी दिखाई दे रहा था। तो वही यहाँ की अवधारणा, यही पृष्ठभूमि है, इसी को लेकर आगे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देते हैं विटगेन्स्टीन ट्रैक्टेटस में जगत के संदर्भ में, जो बार बार हमने दोहराया है। जो लोग पिछले क्लासेस में होंगे, जो लोग एमए थर्ड सेमेस्टर में होंगे, मेरे समझ से कोई थर्ड सेमेस्टर का यहाँ नहीं है, तो जो लोग एमए थर्ड सेमेस्टर में होंगे जानते होंगे कोई ट्रैक्टेटस हमने पढ़ाया था उन लोगों को, कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया जो एज इट इज आईएएस में टिप्पणी के लिए पूछता है आप लोग से, कि वर्ल्ड इज नॉट टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स बट टोटलिटी, वर्ल्ड इज नॉट टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स। यानी इसका हिंदी है कि जगत वस्तुओं की समग्रता नहीं अपितु तथ्यों की समग्रता है। तो ये स्टेटमेंट बार बार जगत के संदर्भ में आता है। की अवधारणा क्या है कि वर्ल्ड इज नॉट टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोग सामान्य तौर पे क्या समझते हैं कि जगत में अनेक वस्तुएं हैं, और अगर इन समस्त वस्तुओं को टोटलिटी में हम कर दें तो हमें संपूर्ण जगत की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, संपूर्ण जगत को हम व्याख्यायित कर सकते हैं। लेकिन वो यहीं पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक फिलोसफर है, भाषीय दार्शनिक, वो एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करके लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि नहीं, यह अप्रोच ठीक नहीं है आपका। अगर आप ये कहते हो कि जगत वस्तुओं की समग्रता है, टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि जगत टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बल्कि वो कहते हैं कि जगत टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स है, तथ्यों की समग्रता है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कह रहे होते हैं, इसके पीछे की अवधारणा क्या है, इसके पीछे कौन सा ऐसा दर्शन है, कौन सा ऐसा विचार है जो उनके मन में चल रहा था, जिसके संदर्भ में वह इस प्रकार का स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं, जिस पर एज इट इज आप लोग के आईएएस में टिप्पणी पूछा जाता है। तो देखिए वो ये अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। विटगेन्स्टीन इस स्टेटमेंट के पीछे की अवधारणा स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि अगर हम सामान्य तौर पर जगत की समस्त वस्तुओं की जानकारी प्राप्त भी कर लें तो यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है को जानने के लिए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि विटगेन्स्टीन कह रहे होते हैं अपना विचार, अपना दर्शन, अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कि अगर हम जगत के समस्त वस्तुओं को, एक हाइपोथेसिस प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर हम जगत के समस्त वस्तुओं की जानकारी प्राप्त भी कर लें तो भी यह पर्याप्त नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा जगत की जानकारी प्राप्त करने के लिए संपूर्णता में।
यानी जगत की जानकारी संपूर्णता में प्राप्त करने के लिए यह चीज सफिशिएंट नहीं होगी, पर्याप्त नहीं होगी कि हम जगत के समस्त वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर लें। क्यों? क्योंकि वो आगे कहते हैं इसके, जिसमें सारी चीजें हैं, पूरी अवधारणा नीति है इस स्टेटमेंट की। वो कहते हैं कि अगर हमें जगत की को संपूर्णता में जानना है, अगर हमें जगत की जानकारी टोटलिटी में प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि वस्तुएं यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस जगत में, वह एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, हमें यह जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वस्तुओं की जानकारी है यह सफिशिएंट नहीं है जगत की संपूर्णता में जानकारी के लिए, बल्कि यह चीज हमारे लिए जानना मुख्य है कि यह जो जगत में वस्तुएं हैं विभिन्न प्रकार की, वह किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। और आप लोग ये जान रहे होंगे कि जगत में जो वस्तुओं के एक दूसरे से संबंधित होने की पॉसिबिलिटी है, वह क्या है? इनफाइनाइट है। यानी जगत में जो वस्तुएं हैं वह एक अनंत प्रकार से संबंधित हो सकती हैं। तो स्पष्ट है कि इससे एक अवधारणा यह भी निकल रही है कि संपूर्णता में जगत की जानकारी संभव नहीं है। हम कभी भी इस जगत को संपूर्णता में नहीं जान सकते, क्योंकि वस्तुओं की एक दूसरे से संबंधित होने की संभावना क्या है? इनफाइनाइट है, अनंत है। तो ये जो तथ्य है वह क्या है? इनफाइनाइट है। इसलिए क्या इनफाइनाइट सकते हैं क्या? इनफाइनाइट फैक्ट्स को हम जान सकते हैं क्या? तो जब इनफाइनाइट फैक्ट्स को हम नहीं जान सकते, इसका मतलब है कि जगत की संपूर्णता में जानकारी संभव नहीं है। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर हम कहें कि अगर हम जगत की संपूर्णता में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी तथ्यों की समग्र माध्यम से ही जगत को संपूर्णता में जाना जा सकता है, वस्तुओं की। ठीक है, तो आप लोग को ये अवधारणा हमने स्पष्ट की, और ये स्टेटमेंट जो एज इट इज आप लोग के नेट जेआरएफ में भी पूछ दिया जाता है और आप लोग के आईएएस में भी टिप्पणी के लिए पूछा जाता है, ये हमने स्पष्ट कर दिया। इसके ठीक है, जैसे बात करते समय, जगत को व्याख्यायित करते समय ही तथ्य का संदर्भ आ गया, तो ये फिर तथ्य को भी व्याख्यायित करते हैं। और व्याख्यायित करते समय जैसे राम बाबू ने एक क्वेश्चन पूछा था शायद कुछ दिन पहले हमसे, तो वो चीजें एज इट इज बड़े ध्यानपूर्वक और ध्यान रख के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए देखिएगा आप लोग, क्योंकि तथ्य और वस्तु स्थिति आपस में एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो आप लोग एज इट इज जो परिभाषा उनकी दी गई है और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार ऑप्शंस पे जाकर उसको चूज करने की कोशिश करिएगा। नहीं, अगर भावावेश में बहुत तेजी से जाएंगे आंसर निकालने तो शायद गलत आंसर निकाल लेंगे। इसलिए तथ्य को वो परिभाषित करते हुए क्या करते हैं, एक सेंटेंस में ही वो कहते हैं कि क्या है? वस्तु स्थितियों का होना है। तथ्य को इसी रूप में वो परिभाषित करते हैं। तो इसी रूप में आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है। अगर कोई भी पूछ दे आप लोग कि क्या है, वो क्या है? वस्तु स्थितियों का होना है। यानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्टेट ऑफ अफेयर्स का होना। वस्तु स्थिति को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेट ऑफ अफेयर्स का होना ही क्या है? तथ्य है, फैक्ट है। और इसको फिर से अगर थोड़ा सा और व्याख्यायित करें तो स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी वस्तु स्थिति का होना तथ्य है का मतलब क्या है? क्या है और क्या नहीं है, यह क्या है? तथ्य है। क्योंकि जो क्या है क्या नहीं है, अगर इसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं तो हम फैक्ट्स को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, और क्या है क्या नहीं है, यही है क्या? वस्तु स्थिति का होना है। इसीलिए कहा जा रहा है तथ्य क्या है? वस्तु स्थितियों का होना है। ठीक है, मैथमेटिक्स की तरह है ये, इन्होंने इसी तरह पूरी चीजों को डिफाइन किया है, क्योंकि तो वह भाषा के एक आदर्श और तार्किक स्वरूप को संभव मानकर चल रहे होते हैं और उसी के स्ट्रक्चर को वो डेवलप करते हैं ट्रैक्टेटस में। ठीक है, इसके बाद अब जैसे यहाँ पे फिर वस्तु स्थिति का संदर्भ आ गया कि हमने कहा क्या तथ्य क्या है? वस्तु स्थितियों का होना है। तो फिर वो वस्तु स्थिति को डिफाइन करते हैं कि अच्छा वस्तु स्थिति क्या है। तो एक लाइन में वो डिफाइन करते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है? विषयों का संघात।
और इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे, अंग्रेजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कि वस्तु स्थिति स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, विषयों का संघात है, इसी को अंग्रेजी में कहा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ विषय आ गया, तो विषय को व्याख्यात करते हैं, तो उन्होंने कहा है क्या विषय क्या है, विशेष है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है। तथ्य पढ़े वो उसी से अणु तथ्य के दो घटक बताए गए ना आप लोग को, एक घटक क्या होता है, विशेष होता है, पर्टिकुलर होता है, और एक घटक क्या होता है जिसका प्रयोग क्रिया या विधेय के रूप में किया जाता है, गुण या संबंध, यही बताया गया है ना। और कहा गया है ये तथ्य क्या होते हैं, सरलतम होते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो कहा गया कि विषय क्या है, विशेष है, पर्टिकुलर्स है, और इन्हें सरल माना गया है कि ये सिंपलेस्ट होते हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रैक्टेटस में कहीं पर भी विशेष पर्टिकुलर को डिफाइन नहीं किया है। और आप लोग रसेल पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग को हमने बताया था कि उन्होंने विशेष को डिफाइन किया है, और विशेष को डिफाइन करके उन्होंने उसको एक पद के द्वारा व्याख्यायित किया है। हम चाहेंगे कि इनमें से कोई बता दे, नहीं बताएगा तो हम तो बता ही देंगे, ठीक है। और इसी विषय के साथ हम इसको समाप्त करेंगे, और फिर से कल ये सारी चीजों को हम एक झटके में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ के 10 मिनट में, मेरे समय से ये 15 मिनट में पूर्वकालीन विटगेन्स्टीन खत्म हो जाएगा, ज्यादा है नहीं इसमें, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है उत्तरकालीन विटगेन्स्टीन में आ जाएंगे। कोई है जो बता सकता है कि यहाँ तो हम कह रहे हैं ना कि ट्रैक्टेटस में उन्होंने कहा कि जो विषय होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, वह विशेष है, पर्टिकुलर को इंगित करते हैं, और ये जो विशेष विषय होते हैं वो सरल होते हैं, और इनका कोई निश्चित उदाहरण वो नहीं देते, लेकिन वहां पर वो डिफाइन कर रहे होते हैं रसेल, और इनके लिए एक पद प्रयोग करते हैं विशेष पर्टिकुलर के लिए। कोई बताएगा इसमें से? एक पद प्रयोग करते हैं ना जिसको हमने नाम लिया था लॉजिकली प्रॉपर नेम, याद आया? विशेष के लिए एक पद प्रयोग किया था क्या, घातीय इकाई। लॉजिकली प्रॉपर नेम, ठीक है, इस पद का प्रयोग किया था। और यह पद क्यों प्रयोग किया था कि लॉजिकली प्रॉपर नेम, यह पद क्यों प्रयोग किया था, इसके पीछे की भी अवधारणा हमने बताई थी कि जो सामान्य नाम होते हैं वो क्या होते हैं, विवरण होते हैं, वो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार के भाव अलग अलग मनोमस्तिष्क में उठते हैं। इसलिए हम प्रॉपर नेम के द्वारा, इसलिए जो सामान्य प्रॉपर नेम है इनके द्वारा हम विशेष को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक पद का प्रयोग किया कि लॉजिकली प्रॉपर नेम के द्वारा ही हम विशेष को डिफाइन करेंगे, और इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने दिस और दैट को दिया। ये एज इट इज आप लोग के नेट जेआरएफ में पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंस अब देखिए कंपैरिजन भी होने लगा ना आज के क्लास में। अब आपको अवधारणाएं और समग्रता में समझ में आ रही होंगी कि हर एक पग में कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जा रहा है, ठीक है, रसेल से कंपैरिजन आ जा रहा है। तो इससे आपकी अवधारणा और स्पष्ट हो रही होगी कि कैसे वहां किस चीज को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, और कैसे दूसरे दर्शन में किस प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है। तो विशेष जहां पर ट्रैक्टेटस में वो उसको डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं, कहते हैं कि ये सरल है, कोई निश्चित उदाहरण नहीं दे सकते, और एक स्टेटमेंट वो कहते हैं बार बार, जिसको हम दोहराते भी अपने क्लासेस कि यह तार्किकता की मांग है कि अगर विशेष है, विषय है, तो उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही हम इसका एक निश्चित उदाहरण देने में सक्षम ना हो, इसे हम डिफाइन करने में सक्षम ना हो, लेकिन हम इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि यह हमारे लिए लॉजिकली बाउंडेशन होता है। लेकिन रसेल वहां पर इसको लॉजिकली प्रॉपर नेम के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं, और इसके एग्जाम्पल को भी दिस और दैट के रूप में दे रहे होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल संडे है तो मेरे समझ से आप लोग सारी चीजों का रिवीजन कर लीजिए, जितनी चीजें पढ़े ना
क्योंकि एक दिन तो हमें भी चाहिए रिलैक्स होने के लिए, ताकि हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फ्रेश हो जाए।